जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आज दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर 3 बजे सीएम अहम बैठक लेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बैठक होगी। तो 19 से 26 जनवरी तक किए जाने वाले कार्यक्रमों गतिविधियों के संबंध में अहम बैठक होने वाली है। विभिन्न विभागों एवं समस्त जिलों के सहभागिता एवं समन्वय सुनिश्चित किए जाने और प्रगति समीक्षा हेतु बैठक होगी। लेंगे सीएम महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसमें बैठक होगी। तो 19 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आज होगी। विभिन्न विभागों एवं समस्त जिलों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जयपुर से एक खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित कार्यक्रम आज दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर 3 बजे सीएम महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह बैठक आज होने वाली है। तो दिनांक 19 से 26 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों गतिविधियों के संबंध में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अहम बैठक लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अहम बैठक लेने वाले हैं। 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी। तो क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है लाल सिंह? साक्षी, बिल्कुल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 19 जनवरी से 26 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और किए जाएंगे। इनकी तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं, गतिविधियां रही हैं, उनको लेकर एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों की सहभागिता रहेगी। इसमें वीसी से जो भी जुड़ेंगे और मीटिंग में भी दौरान रहेंगे। मकसद यही है कि जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जो अब तक कार्यक्रम हो गए उनकी समीक्षा, कि किस तरह का रुझान उनमें रहा, किस तरह लोगों की सहभागिता रही और आगे जो कार्यक्रम 26 जनवरी तक आयोजित किए जाने हैं उनको और कैसे अच्छा किया जाए, लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी कैसे बने, क्योंकि भारतवर्ष के लिए गौरवपूर्ण समय है जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। वंदे मातरम वो गीत जिसने हमें आजादी दिलाई, वंदे मातरम वो गीत जिसके जरिए हम आज भी उनको नमन करते हैं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो सभी कार्यक्रम जो पार्टी ने, सरकार ने, संगठन ने मिलकर चलाए, उनकी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा करेंगे। सभी जिलों से वीसी के जरिए जिन्होंने सहभागिता किया वो लोग जुड़ेंगे और आगामी कार्यक्रम में क्या रूपरेखा रहेगी इस पर भी चर्चा होगी। जी लाल सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएम निवास पर महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। 3 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। जयपुर के जम्मू रामगढ़ क्षेत्र के रायसर वन रेंज अंतर्गत बामनवाटी गांव के पिछले 2 महीने से पैंथर के लगातार मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पैंथर ने हाल ही में बलाई और कुम्हार मोहल्ले में 3 बकरियों को अपना शिकार बना लिया, जिसमें लोगों की चिंता बढ़ गई है। पैंथर के डर से ग्रामीणों की रातों की नींद यहां पर उड़ गई है। स्थानीय निवासी ब्रज शर्मा ने पैंथर की गतिविधियों की सूचना रायसर वन अधिकारी को दी है। वन विभाग ने मामले की जानकारी लेकर निगरानी यहां पर बढ़ाने की बात कही है। तो जम्मू रामगढ़ से खबर, पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 2 महीने से गांव में लगातार पैंथर का मूवमेंट यहां पर देखा जा रहा है। भय के चलते ग्रामीणों की रातों की नींद यहां पर उड़ गई है। वहीं वन विभाग को पैंथर की गतिविधियों की सूचना दे दी गई है। तो बामनवाटी गांव में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें कि पैंथर ने यहां पर बकरियों का शिकार भी किया और इसके चलते ग्रामीण काफी दहशत में है। वहीं ग्रामीण वासियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। तो पैंथर का बलाई कुम्हार मोहल्ले में 3 बकरियों का शिकार। पिछले 2 महीने से गांव में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। भय के चलते ग्रामीणों की रातों की नींद यहां पर उड़ गई है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है और अब वन विभाग की तरफ से निगरानी बढ़ाने की बात यहां पर की गई है। और आप टॉक से बड़ी खबर है, जहां डिस्टर्ब एरिया बिल भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया।
उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश में कहीं दंगे होते हैं तो सबसे पहले महिलाओं प्रभावित होती है। हम अगर पड़ोसी देशों को देखें, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, वहां के हाल देख लीजिए। डिस्टर्ब एरिया बिल से सभी धर्मों समाज के लोगों को राहत मिलेगी। इस बिल से कोई भी किसी को संपत्ति बेचने के लिए बाध्य नहीं करेगा। हिंदू परिवारों का भी पलायन यहां पर अब नहीं होगा। तो टोंक से खबर है, जहां महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ का बयान सामने आया। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं महिलाओं को पहले देखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जब भी कभी दंगे होते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज होती है, उसमें महिला सबसे ज्यादा परेशान है। आप देख लीजिए, पुराने जो भी चीजें होती हैं उनमें महिलाएं सबसे ज्यादा उसमें जो है वो परेशानी में आती है। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि ये न केवल महिला पुरुषों के लिए, हर नागरिक के लिए जरूरी है कि हमारे जो रक्षा, हमारी जो अधिकार है, उनके सही तरीके से इस्तेमाल हो। तो जबरन क्यों अपनी जमीन को, अपने मकान को बेचने के लिए मुझे क्यों बाध्य होना पड़े? आज इतने साल हो गए, हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित राजस्थान की बात करते हैं, और आज के स्टेट में, और आप देखिए ना आसपास के देशों में क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उनको देखते हुए ये कानून लाना बहुत जरूरी है। और मैं ये समझती हूँ कि इस कानून से हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर LIC कार्यालय के सामने बीती रात चलते ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मौके पर मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को तुरंत रोककर सर्विस रोड पर खड़ा किया और चालक परिचालक सुरक्षित बाहर निकल गए। ट्रक में गुजरात से राजस्थान ले जाई जा रही बैटरियों में आग लगने की यहां पर सूचना है। मौके पर मौजूद लोगों ने निजी होटल की पाइप से आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एहतियातन हाईवे पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया। नगर पालिका और गैर इंडिया की दमकल टीमों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां देर रात चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं ट्रक चालक ने इसमें सूझबूझ दिखाई और ट्रक को सर्विस रोड पर खड़ा कर दिया और चालक और परिचालक इस हादसे में सुरक्षित बाहर निकल गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। और अब यही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो सिरोही के आबू रोड में बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक ट्रक में अचानक यहां आग लग गई। तो आग देख सकते हैं कि कितनी भीषण इस ट्रक में आग लगी है। वहीं चालक की सूझबूझ से यहां बड़ा हादसा टला है। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को सर्विस रोड पर खड़ा करा और चालक और परिचालक इस हादसे से सुरक्षित बाहर निकल आए। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। और अब जयपुर से खबर है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण में शामिल होंगे। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां स्वागत हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं, जहां जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और अब बीजेपी कार्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा, उसमें शामिल होने के लिए ये जयपुर आए हैं। तो मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शामिल होंगे। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर पहुंचने पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। तो स्वागत की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर एयरपोर्ट पर
मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वागत किया गया और अब भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। पदभार ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम में वे शामिल होंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? हाँ देखिए साक्षी, बिल्कुल आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में स्वागत किया गया है। आज हमीद खान मेवाती का पदभार ग्रहण समारोह भाजपा मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश भर के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भाजपा में आज पदभार ग्रहण समारोह आयोजित होगा और उसी में शामिल होने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं, जहां वे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बांसवाड़ा में बालिका दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। विभाग के अधिकारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कुशलबाग मैदान पहुंचे, जहां मानव श्रृंखला बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के तहत बालिकाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। बालिका दिवस के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां बालिका दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी यहां पर दिया गया है। बालिकाओं की शिक्षा और अधिकारों को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। बालिका दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली का बांसवाड़ा में आयोजन हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग ने रैली को हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर कुशलबाग मैदान पहुंची, जहां मानव श्रृंखला बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। बालिका दिवस है और राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य ये रहता है कि बेटियों को, महिलाओं को उनकी महत्व मिले, समाज में, परिवार में उनको विकास का पूरा मौका मिले, उनके साथ भेदभाव कम हो। और जो हमारा महिला अधिकारिता विभाग की मुख्य योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका उद्देश्य ये है कि लड़कियों को, बच्चियों को उनके विकास का पूरा मौका मिले, उनको उनके अधिकार मिले, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, भेदभाव समाप्त हो। तो प्रतिवर्ष हमारे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें हर जिला एवं ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम किए जाते हैं और रैली किया जाता है और रैली की जाती है। और उसमें बालिकाओं को मोटिवेट करने के लिए जो भी जिला स्तर पे अच्छी या उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है एकेडमिक स्पोर्ट्स में, उन बच्चियों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम। और आप श्री माधोपुर से खबर है, जहां श्री माधोपुर के गिरदावर सर्कल में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर का नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निरीक्षण किया, जहां विभिन्न विभागों द्वारा चयनित लाभार्थियों को सहायता अनुदान के चेक, स्वीकृति पत्र और भुगतान आदेश वितरित किए गए। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से घरों की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश यहां पर करवाया गया। शिविर में कृषि विभाग ने कृषि यंत्र, फार्म पॉन्ड और तारबंदी कार्यों की स्वीकृति दी। पशुपालन विभाग ने पशु बीमा, उपचार एवं पॉलिसी जारी की। विद्युत विभाग ने 2.34 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया और सहकारी बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन यहां पर तैयार किए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विकसित भारत संकल्प के तहत युवाओं को सरकारी योजनाओं से लाभ लेकर उद्यमी बनने का आह्वान यहां पर किया और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात भी कही। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी अनिल कुमार, विकास अधिकारी सुनील कुमार डाका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी यहां पर दी। तो श्री माधोपुर से खबर, जहां
और अब दौसा से खबर है, जहां दौसा के राजेश पायलट स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली है। समारोह से पूर्व शनिवार को स्टेडियम में अंतिम रिहर्सल आयोजित की गई। अपर जिला कलेक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि रिहर्सल के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा शारीरिक व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड की अंतिम तैयारियों का अभ्यास कराया गया, ताकि मुख्य समारोह में किसी प्रकार की कमी न रहे। रिहर्सल के दौरान सामने आई छोटी मोटी कमियों को मौके पर ही दुरुस्त कर लिया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कलाल ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एनसीसी स्काउट, पुलिस बल और आरएससी जवानों द्वारा परेड और मार्च पास्ट का फाइनल अभ्यास आज किया गया है। तो दौसा से खबर है, जहां 26 जनवरी समारोह की आज अंतिम रिहर्सल की गई। राजेश पायलट स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ ये दौसा में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। तो 26 जनवरी समारोह की अंतिम रिहर्सल आज संपन्न हुई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम राजेश पायलट स्टेडियम में 26 जनवरी का होना है। उसकी पूर्व तैयारियों के संदर्भ में आज फाइनल रिहर्सल था, जिसमें सारी व्यवस्थाएं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जो परेड होनी है, जो पीटी वगैरह होनी है, शारीरिक अभ्यास होना है, उसका पूरा अभ्यास किया गया। तो इस दौरान व्यवस्थाएं अच्छी रही। थोड़ा बहुत जो सुधार है वो शीघ्र। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में 24 जनवरी 2026 को थाना झालरापाटन पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर जिले के सालबा कला निवासी सज्जन सिंह को गिरफ्तार किया, जो ट्रक के जरिए पंजाब से गुजरात अवैध अंग्रेजी शराब और बियर ले जा रहा था। जांच में ट्रक से अलग अलग ब्रांड की कुल 783 पेटियां जब्त की गई, जिनमें 13,500 बोतल शराब और बियर कैन शामिल है। तो झालावाड़ पुलिस ने आरोपी सज्जन सिंह को गिरफ्तार किया। तो ट्रक से अवैध शराब, बियर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो भारी मात्रा में पुलिस ने शराब की बोतलें यहां पर जब्त की है। पंजाब से गुजरात ले जा रही थी ये शराब, और अब पुलिस ने सज्जन सिंह को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीकर में आज से 2 दिवसीय शेखावाटी महोत्सव का आगाज अर्बन हाट बाजार में हुआ, जिसमें शेखावाटी की कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और विरासत की झलक देखने को मिली। पहले दिन जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने एसके ग्राउंड से राजस्थानी वेशभूषा और संस्कृति पर आधारित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महोत्सव में बांदीकुई से बहरूपिया पार्टी सहित देश विदेश में प्रदर्शन कर चुके लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जबकि ऊंट घोड़ा श्रृंगार, साफा बांधना और 3 टांग दौड़ जैसी पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं भी यहां पर हुई। दूसरे दिन योगा फॉर ऑल, पंच गौरव प्रदर्शनी, हाट बाजार, रस्साकशी, मटका दौड़, मेहंदी, रंगोली, चित्रकला, वॉलीबॉल और सांस्कृतिक संध्या के साथ शाम को आतिशबाजी के जरिए महोत्सव का समापन होगा। की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को जानकारी हो, जो नई युवा पीढ़ी है उसको जानकारी हो, इसलिए ये रखते हैं हम कार्यक्रम। और एक उत्साह का माहौल रहता है। आपको पता ही होगा, वसंत पंचमी हमने कल मनाया है। अब 2 दिन जो हमारे खेलकूद हैं, लोक खेलकूद हैं पारंपरिक, उनको वो चलेंगे। और आज और कल शाम को सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कल मंगनियार और ये सब लोग गायन अपना प्रस्तुत करेंगे, और आज भी कुछ जो लोक गायक हैं वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। हमारे राजस्थान की संस्कृति चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिस जोन में देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, साथियों, सुबह उठकर पीटी करना, भूख प्यास में भी टीम के साथ खड़े रहना, ये सब आपसे और आपके कंफर्ट जोन पर अटैक करवाता है। और हर बार जब आप इसे झेल लेते हैं, तब आप मानसिक रूप से, मैं मानता हूं कि अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली आप मजबूत होते हैं। और इसके अलावा आपको अनेक
लाइफ स्किल्स भी एनसीसी में सीखने को मिलती है। मैंने देखा है बाहर, जो आपदाओं के दौरान खुद को और दूसरों को भी बचा सकती हैं, जैसे स्विमिंग हो, फायर फाइटिंग हो, भूकंप जैसी आपदाओं के समय खुद को सुरक्षित रखना हो। ऐसे तमाम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के दौरान जो स्किल्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, एनसीसी आपको वह सारे स्किल्स भी सिखाती है। साथियों, इसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि एनसीसी आपको अनुशासन और देशभक्त के साथ साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी कमी फोकस की कमी मानी जाती है, उस फोकस की कमी को भी दूर करती है। कंसंट्रेशन की जो कमी है, बहुत सारी चीजें टेलीविजन के पर्दे पर इधर उधर देखने के कारण जो कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है, वह भी बनाने का काम ये एनसीसी करती है। आप देखिए कि आज हम एक ऐसे दौर में से जी रहे हैं जहां लोगों का अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है। अटेंशन स्पैन लगातार कम होता जा रहा है, यानी आज के समय में हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, चाहे जैसे भी। सब कुछ आज आपके मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध है। ज्ञान भी तुरंत चाहिए, मनोरंजन भी तुरंत चाहिए, और परिणाम भी यानी रिजल्ट भी तुरंत चाहिए। लेकिन यही जो हैबिट, यही आदत आगे चलकर मैं मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि जीवन की बड़ी लड़ाइयां, देश की बड़ी जिम्मेदारियां और चरित्र का निर्माण, ये सब इंस्टेंट नहीं होते हैं। इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, और इतना ही नहीं, सबसे जरूरी है फोकस चाहिए। और यहीं पर एनसीसी आपके लिए रोल प्ले करती है, मैं यह मानता हूं। और जब आप एनसीसी में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पर होता है, अपनी एक्टिविटीज पर होता है। अगर ध्यान भटका तो पक्की बात मानिए कि आपकी ड्रिल बिगड़ने वाली है। अगर ड्रिल बिगड़ी तो आपकी पूरी यूनिट प्रभावित होगी। यानी यहां आपको हमेशा फोकस्ड अपने को रखना पड़ता है, और आपका यह फोकस केवल पढ़ाई या ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहता। यह फोकस आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। जो भी एनसीसी के बच्चे होते हैं, आप में से कई कैडेट्स मैं मानता हूं कि भविष्य में आर्म्ड फोर्सेज में जाएंगे। कई कैडेट्स डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर पॉलिटिशियन भी बनेंगे। लेकिन आप जहां भी जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए कि एनसीसी ने आपको फोकस दिया है। आपके अंदर जो गुण विकसित किए हैं वह हर क्षेत्र में आपको काम आएंगे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव के आधार पर आपको बतला रहा हूं। साथियों, आप सभी जिस एनसीसी के साथ यहां पर जुड़े हैं, इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, बहुत व्यापक है। एनसीसी से ट्रेन अनेक लोगों ने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, हमारे लखनऊ के रहने वाले, से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक सभी एनसीसी कैडेट्स रहे हैं। आप लोगों को शायद पता होगा हमारे प्रधानमंत्री भी एनसीसी कैडेट्स हैं, और आपका यह रक्षा मंत्री भी एनसीसी कैडेट रहा है। और भी कई लोगों ने एनसीसी से निकलकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में आज वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि 1965 और 1971 के वार में एनसीसी कैडेट्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में तैनात रहे। आज भी जब जरूरत पड़ती है तो एनसीसी के बच्चों को याद किया जाता है। आप सोचिए कि हर सेक्टर में एनसीसी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आप सभी बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो इसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से जुड़ी हुई है, आप सभी बच्चों ने महाभारत की कहानी, मैं समझता हूं कि अधिकांश बच्चों ने जरूर सुनी होगी, और उस कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है देखने को मिलती है, जिसे हम सबको देखना चाहिए। महाभारत का युद्ध पांचों पांडवों की लीडरशिप में लड़ा गया था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी महान योद्धा थे, सभी युद्ध भूमि में लड़ रहे थे। लेकिन इन योद्धाओं के पीछे भी एक पूरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस खड़ी थी,
जैसे भीम के पुत्र घटोत्कच और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, ये सब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जैसे ही थे, माने जैसे एनसीसी के वो मान लो वो भी थे। युद्ध में एक बार द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अब समस्या यह थी कि चक्रव्यूह को तोड़ना यह बहुत बड़ा चैलेंज था। केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण को ही पूरी तरह चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम थी। लेकिन उस समय हुआ क्या, अर्जुन को दुर्योधन के योद्धा युद्ध करते करते रणभूमि से बहुत दूर ले गए अर्जुन को, और कृष्ण भी उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे। यानी जिन लोगों को चक्रव्यूह तोड़ना आता था वे दोनों ही उस समय पर मौजूद नहीं थे। ऐसी संकट की घड़ी में सामने कौन आया? यहीं पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का महत्व समझ में आता है। उस समय आगे बढ़कर चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस किसने दिखाया? अभिमन्यु ने दिखाया। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन दुर्भाग्य से अभिमन्यु को बाहर निकलने की कला नहीं मालूम थी, इसका ज्ञान उनको नहीं था। फिर भी उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। और अगर उस दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश न करते तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को कैद कर लेते और महाभारत का युद्ध उसी दिन समाप्त हो जाता। इसका मतलब कि अभिमन्यु यानी आप सब, यानी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का वह प्रयास पूरे युद्ध की दिशा बदल देने का निर्णय था अपने में, मैं ऐसा मानता हूं। अब यहां मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने मैं समझता हूं समझने की है कि आज के समय में आप लोग और खासकर आप सभी एनसीसी कैडेट इस देश के वही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और आज की दुनिया अपने आप में एक नई महाभारत है। इतनी अनसर्टेनिटीज, इतनी तरह तरह की समस्याएं, मैं मानता हूं अपने आप में किसी महाभारत से यह कम नहीं है। और इस नए महाभारत में आप लोग ही नए अभिमन्यु हैं। और आप सबके अंदर, बच्चों में कह सकता हूं, वही साहस है, वही समझ है और वही जिम्मेदारी है जो मैं महसूस करता हूं।